हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 कोर्स कोड BP201T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। इस वीडियो में जो भी हम मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख रहे हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड होगा। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये पेपर आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे जा चुके हैं। कहने का मतलब ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार आपको इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले भी कहा कि जो भी हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से पेपर्स होते हैं वो 3 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके लिए टोटल आपको 75 मार्क्स मिलते हैं। ये पेपर्स 3 सेक्शंस में बटे होते हैं और सभी सेक्शंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन ए जो है हमारा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के जनरली होते हैं। यहाँ पर कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस जैसे MCQs वाले, कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग इत्यादि भी देखने को मिल सकते हैं। बट जनरली यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी आपको आंसर्स ब्रीफ में करते हुए उसको बताना होता है। इस सेक्शन ए में हमें जनरली 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सभी क्वेश्चंस के लिए हमें 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। यहाँ पे हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, किसी तरीके का कोई भी प्रश्न हम यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, यानी ऑप्शंस हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो यहाँ पर आपके सामने है, दैट इज नेम 2 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ओवरीज। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जो ओवरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन है, और यहाँ पर ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे 2 मेजर हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के काम में आते हैं। तो ओवरीज के द्वारा 2 जो हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं, दैट इज ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि लगातार या अचानक से कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है किसी भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन के अंदर, किसी भी रिस्पॉन्स के प्रेजेंस में या फिर किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो अचानक से हमारे ब्रेन के द्वारा किया जा रहा है जब भी हमें कोई ऐसा स्टिमुली मिल रहा है जो अचानक से हमारे सामने आ जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो, आपका हाथ जो है अपने आप हट जाता है जब भी आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, या फिर कई बार जो है आपके सामने से कोई चीज़ जा रही है, आप डर के मारे आपकी आंखें जो है वो ब्लिंक हो जाती हैं। ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि बिना किसी सोचे समझे, मतलब आप सोच नहीं रहे, अपने आप हो जा रहा है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जिसे GFR भी बोलते हैं, BMR, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, इन चारों को आपको डिफाइन करना है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो हमारा सिंपल एक टेस्ट होता है जो कि चेक करता है कि कितने अच्छे से हमारी किडनीज जो है वो काम कर रही हैं। कह सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलाई होता है वो टाइनी फिल्टर्स होते हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं किडनीज के अंदर, जो कि वेस्ट मटेरियल जो भी ब्लड में है हमारा उसको फिल्टर करने के काम में आते हैं। तो ये जो रेट है हमारा वो क्या है, ये सिंपली ये है कि कितना ज़्यादा ब्लड जो है वो ग्लोमेरुल के द्वारा ईच मिनट, हर मिनट में पास किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ग्लोमेरुलस कितना ज़्यादा ब्लड को 1 मिनट के अंदर फिल्टर कर रही है, दैट इज नोन एज GFR। और जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसका GFR जो है वो करीब 180 लीटर पर डे, यानी 180 लीटर ब्लड को हमारी किडनीज के द्वारा जो है वो फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज BMR। BMR जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म ही बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये है कितना ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हैं जब भी आपकी बॉडी किसी भी बेसिक या बेसल लाइफ जो सस्टेनिंग फंक्शंस हैं उसको करने में यूज़ अप कर रही है। जैसे रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, ये सारे जो बेसल या बेसिक जो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस हैं उनको करने में कितनी नंबर ऑफ कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, BMR। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है वो आता है टर्म, एक आपका एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जो कि एक मेथड है, रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रोग्राम्स को फॉर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द स्कैल्प, जो कि जनरली माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटीज होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन। अब आप कह सकते हो कि ये एक टेस्ट होता है, खास करके जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये एक टेस्ट है या रिकॉर्ड ऑफ ब्रेन एक्टिविटी है जो कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, नोट डाउन की जाती है। नेक्स्ट इज कि ब्रेन आपका किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है उसको चेक करने के लिए सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो आपकी हेप्लॉइड
सेल्स होती हैं स्पर्मेटोजोआ जो सेल्स होती हैं वो जनरली डेवलप करती हैं जर्म सेल्स को, जैसे स्पर्म सेल्स इत्यादि को, और ये बनती कहाँ पे हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस के अंदर ये जनरली बनती हैं। सेमनी फेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस में, वहाँ पे बनती हैं। इस प्रोसेस को हम जब स्टार्ट करते हैं तो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं स्टेम सेल्स में, जो कि लोकेटेड होते हैं बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स के अंदर, और फिर यही सेल्स जो है आगे चल करके स्पर्मेटोगोनल स्टेम सेल्स कहलाते हैं। सिंपल सी जो स्टेम सेल्स हैं उनसे जो है आपकी जर्म सेल्स का फॉर्म बन रही हैं, और उनको बनाने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसी को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अस्थमा, निमोनिया एंड कुशिंग सिंड्रोम। अस्थमा हम सभी बहुत ही एक जनरल टर्म है, जनरल एक बीमारी है, एज़मा के नाम से भी कई बार इसको हम लोग बोलते हैं, और ये हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को देखने को मिल जाता है। जो हमारे एयर पैसेज हैं, खास करके जो लंग्स की बात हम करते हैं, तो लंग्स में जो एयर वेज हैं जनरली वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। वहाँ पर हमें जो है नैरोनेस देखने को मिलती है, वो स्वेल कर जाता है क्योंकि वो सूजन आ गई है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में दिक्कत आने का मतलब है कि आप जो ब्रीथ कर रहे हैं वो सारी, आप जितनी भी एयर अंदर ले रहे हैं वो एयर कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, एस्थमा बोलते हैं। ये काफ़ी सारे कारणों के द्वारा ये हो सकता है। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पे लंग का इन्फ्लामेशन हो रहा है, बट वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें जो एयर सैक्स हैं वो फिल हो जाते हैं, उसमें पस आ जाता है, या फिर कुछ सॉलिड चीज़ें जैसे कि म्यूकस इत्यादि जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन जो है वो कॉज होता है एक लंग्स में या दोनों लंग्स में, और दैट कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिया। नेक्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक कंडीशन है जहाँ पर आपके शरीर के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल्स जो है वो हाई हो जाते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। कॉर्टिसोल का जो हाई लेवल है वो जनरली किस कारणवश होता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो हम कह सकते हैं जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ले रहा है तो वो कार्टिसोल के जो लेवल्स हैं हमारे शरीर के अंदर वो बढ़ने लगते हैं, और ये जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल हो रहा है एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा, वही क्या कहलाता है, कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंट ब्रेन वेव्स ऑफ EEG एंड गिव इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के बारे में बात किया था, उसी को EEG बोल रहे हैं, और इसमें डिफरेंट ब्रेन वेव्स देखने को मिलती हैं। जो 4 या 5 तरीके की डिफरेंट वेव्स हैं, अगर हम देखा जाए तो अगर इसको साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिंपल से जो इसके टर्मिनोलॉजीज हैं वो हैं आपके डेल्टा। इनको हम लोग एक्चुअली नाम किस बात पे दे रहे हैं, ये जो है जो फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी पे ये वेव्स आपको देखने को मिलती हैं, उन्हीं के हिसाब से इनका नाम कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज डेल्टा, जो कि 0.5 to 4 हर्ट्ज पे हमें देखने को मिलती है। दूसरी होती है हमारी थीटा, जो कि 4 to 7 हर्ट्ज में मिलती है। नेक्स्ट इज अल्फा, जो कि 8 to 12, बीटा 12 to 16, और गामा 13 to 30 हर्ट्ज तक, जनरली 30 या 35 हर्ट्ज तक हमें देखने को मिल जाती है। इस फ्रिक्वेंसी पे हमें ये ब्रेन वेव्स मिलती हैं। इनका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये जो हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को पकड़ने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और ये भी जो है बताता है कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, एपिलेप्सी इत्यादि की कंडीशंस में भी हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। अल्फा या उससे नीचे की जो भी हमारी डेल्टा, थीटा और अल्फा है, वो जनरली इंडिकेट करती हैं जो ब्रेन है हमारा वो रेस्टिंग स्टेज में है, स्लीपिंग स्टेज में है, सो रहा है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो उस समय आपको रेस्टिंग स्टेज में अल्फा, थीटा और डेल्टा जो है वो मिलते हैं। बीटा वेव जो है वो हमें बताती है कि जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है नॉर्मल वॉकिंग स्टेज में, यानी कोई व्यक्ति जग रहा है, किसी प्रकार का वो अलर्ट है उसको, या फिर वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फोकस कर रहा है, तो उसको वहाँ पर बीटा के रूप में आप देखते हैं। गामा की बात करें तो जो गामा वेव जो ब्रेन वेव्स हैं वो सबसे फास्टेस्ट होती हैं, और ये हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के द्वारा देखने को मिलती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तब उसमें हमें गामा जो है ब्रेन वेव्स जो है वो प्राप्त होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेल्योर। अपने नाम से बता रहा है कि कोई जो आपकी रीनल एफिकेसी है शरीर के अंदर, वो अगर वो थोड़े समय के लिए हो रही हो, थोड़े अचानक से हुई और थोड़े दिन के लिए हुई, और उसके साथ ही साथ वो अपने आप पोटेंशली या थोड़े बहुत ट्रीटमेंट करने पर रिवर्सिबल है, यानी वापस से ठीक हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्यूट रीनल फेल्योर। जबकि क्रॉनिक रीनल फेल्योर की बात करते हैं, धीरे धीरे डेवलप होता है, काफ़ी समय तक चलता रहता है, ओवर 3 मंथ से ऊपर का जो समय है वहाँ तक, और धीरे धीरे ये जो है किडनीज को ख़राब कर रहा होता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो परमानेंट रीनल फेल्योर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज़ नोन एज क्रॉनिक रीनल फेल्योर।
इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों के जो सिम्टम्स हैं, इन दोनों के जो ट्रीटमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं या कॉजेज हैं, वो कई बार क्या होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। अगला इसी में एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, इन लिस्ट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन करने में मदद कर रहा है या हमारे शरीर को सफाई करने के काम में आ रहा है, उसमें कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि किडनीज है आपकी, आपके रीनल पेल्विस है, यूटेरस है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये सभी जो है न्यूट्रिएंट्स जो फूड हम लोग लेते हैं, हमारे भोजन में हम लोग ले रहे होते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता होता है उसको आपके बाउल के द्वारा या फिर आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया करवाने में यूरिनरी सिस्टम जो है वो मदद करता है। तो इसी को जो हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको छान करके बाहर निकालने का काम करता है। और इसमें जो ऑर्गन्स यूज होते हैं जनरली किडनी, रीनल पेल्विस, यूटेरस, ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है इस तरीके का काम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, और इसी में एक क्वेश्चन हमने और जोड़ दिया, दैट इज एनलिस्ट द फंक्शन ऑफ लीवर्स। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसीलिए एक क्वेश्चन में कई बार 2 प्रश्न जोड़ दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज द व्हाट आर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, एंटीरियर वाले में तो ढेर सारे हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके जो ग्रोथ हार्मोन इत्यादि, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है वो जनरली 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो हैं आपके ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन में भी जो वैसोप्रेसिन है उसे हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि वो आपके यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, जबकि जो ऑक्सीटोसिन है वो जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को ड्यूरिंग द लेबर, यानी कोई व्यक्ति कोई लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट है और उनका लेबर होने वाला है, लेबर पेन इत्यादि के समय पर ये आता है। और इसके साथ ही जो है मिल्क प्रोडक्शन में भी मदद करता है, ताकि जो बच्चा होगा उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने में मदद आए, और सोशल बॉन्डिंग बनाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी सिक्रीट करने में मदद करता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं और उनके काम है। नेक्स्ट इज एनलिस्ट द फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के जो जनरली फंक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो प्ले करता है, जैसे कि बाइल का प्रोडक्शन करना और एक्सक्रीशन करना, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्टेरॉल और हार्मोन्स और जो भी ड्रग्स हैं उनका एक्सक्रीशन करने में मदद करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। एंजाइम का एक्टिवेशन करने के काम में आता है लीवर हमारा। कई प्रकार के चीज़ों को स्टोरेज करने के लिए, जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ग्लाइकोजन है, उनका स्टोरेज करने के काम में आता है। और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स इत्यादि की सिंथेसिस में भी हमारा लीवर जो है मदद करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर मेजर फंक्शंस। ये एक प्रश्न है, या फिर लिस्ट द डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमारा पार्ट है दैट इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उनका मेजर फंक्शन। तो ब्रेन की बात करें तो जनरली यहाँ पर 3 मेजर पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज सेरेब्रम, सेरेब्रेलम और ब्रेन स्टेम। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा सेरिबेलम वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसकी जो खास बात रहती है कि ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स का कंपोज होता है। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। और इसमें जो लाइटर फंक्शंस हैं हमारे द्वारा जो परफॉर्मिंग होती है वो है, जैसे कि किसी भी चीज़ को टच आप करते हैं उसको इंटरप्रेट करके बताना। जैसे आपने वाटर को टच किया, आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, ठंडे को टच किया, तो जो फीलिंग आपको आती है वो यहीं से आ रही होती है। जो हमारी विज़न है, जो हम देख पाते हैं, जो हम हेयरिंग करते हैं, जो हम सुन पाते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी रीजनिंग है, जो हमारी इमोशंस हैं, लर्निंग है, ये सब कुछ जो है, या फिर जो हमारी मूवमेंट का जो कंट्रोल है वो सब कुछ हमारा सेरेब्रम ही करता है। तो सबसे पहला कौन है? सेरेब्रम। दूसरा हमारा सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो सेरेब्रम के नीचे होता है, लोकेटेड होता है अंडर उसके, और इसका जो फंक्शन है वो है ये कोऑर्डिनेट करता है जो भी मसल्स मूवमेंट है, जो भी हमारे पॉस्चर है, हमारा जो बॉडी का बैलेंस है, उन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के काम में आता है। नेक्स्ट इज हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है वो एक सेंटर के रूप में काम करता है, जो कि सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों को ऐड करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये बहुत सारे ऑटोनोमिक फंक्शंस, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग, आपके हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर को, आपके सोने जागने की साइकिल को, आपका जो डाइजेशन है, आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, वॉमिट हो रही है, या आप कोई चीज़ आप निगल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम हमारा ये तीसरा ब्रेन स्टेम जो है वो तीसरा मेजर पार्ट जो है वो करता है। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, दैट इज लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सिंपली अगर हम लोग कहें तो माउथ के पास से शुरू होकर के एनएस तक खत्म हो रही है। और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वो अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा है कि जो हमारा जीआई ट्रैक है, जो हमारा स्टमक है, वहाँ पे एचसीएल का प्रोडक्शन हो रहा है,
फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिन। तो सबसे पहले तो यही हो गया, अगर HCl नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन हो जाती है, जिसमें अपच इत्यादि आपको होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर ज़्यादा हो जाए तो हाइपरक्लोरहाइड्रिया, जिसको आप एसिडिटी भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहे तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर आपका भोजन पचने के बाद वो आपके एनस के द्वारा, बोलस के द्वारा बाहर नहीं निकल रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। या फिर कई बार इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमने बताया ही, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज जो है वो देखने को मिलती है। या फिर कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, खाना पच नहीं रहा या फिर ज़्यादा पच रहा है। इस तरीके की कंडीशन, ज़्यादा क्या पच रहा है, मतलब अच्छे से नहीं पच रहा, पचने में दिक्कत आ रही है। और या फिर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इरिटेशन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो GI ट्रैक्ट के इस तरीके के डिसऑर्डर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फेब्रिन एंड व्हाट राइट इट्स रोल इन द ब्लड कोगुलेशन। फैब्रिन की अगर बात करें तो इसे हम लोग फैक्टर 1A के नाम से भी जानते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में। और ये एक फाइबर जैसा बना हुआ फाइब्रस होता है और नॉन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है। इसका जो एक्शन है वो प्रोटीएज थैमरिन को फाइब्रिनोजन के ऊपर ये अपना एक्शन शो करता है, और उसके द्वारा ये बनता है। और अगर देखा जाए तो पॉलीमराइजेशन जो है वो कॉज करता है। ये जो है पॉलीमराइज फाइब्रिन होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं प्लेटलेट्स के साथ मिल करके, और फिर होमोस्टैटिक प्लग या फिर क्लॉट बनाते हैं किसी भी घाव के साइड पे, जो घाव हुआ है, जो चोट लगी है, वहाँ पे जाने के बाद। ठीक है, और इस तरीके से वो क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये प्रोपोगेट करते हैं जो प्लेटलेट जनरेटेड कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस को, जिसकी वजह से इंटायर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अगर ये ना होंगे तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, जैसे कहीं चोट लग गई और ब्लड बहना रुक गया, वो रुकेगा नहीं और काफ़ी देर तक ब्लड जो है बहता रहेगा। तो ये इसका रोल है। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर आ गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर H, दिस इज क्वेश्चन नंबर I, दैट इज राइट फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन को बाय द कीमोरिसेप्टर्स, हमारे शरीर के अंदर जो हैं उनके द्वारा। मेडुला ऑब्लंगाटा इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है ऑक्सीजनेशन को ऑफ द ब्लड अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड सिग्नल्स बाय द कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स जैसा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से ऑक्सीजनेशन को वो कंट्रोल करता है, या बढ़ाएगा या घटाएगा। कुछ और भी काम करता है, जैसे कि कफिंग है, वॉमिटिंग है, सीजिंग है, या फिर जो सलोइंग है, वो सब भी रेगुलेशन जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा ही उसको भी करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी पाया जाता है, जो कि मेडुला के ऊपर देखने को मिलता है। तो इतने सारे काम जो है हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा का जो है वो करता है। नेक्स्ट इज J, लास्ट क्वेश्चन of section A, that is give the function of ADH and ANP hormone in the physiology of urine formation। ADH को हम लोग बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ये एक केमिकल है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है, या ब्रेन के द्वारा हम सिंपल कह सकते हैं कि प्रोड्यूस किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो काम करता है वो किडनीज को कहता है कि वाटर को लेस रिलीज करिए या फिर डिक्रीज करिए अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोडक्शन। जब भी आपको शरीर में ऐसा लग रहा है कि पानी की कमी हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, पानी को बचाएगा, यूरिन की प्रोडक्शन को कम करेगा, और ये अपना काम इस तरीके से शो करता है। हाई अगर ADH लेवल है तो हमारे बॉडी में लेस यूरिन का जो है प्रोडक्शन होगा, जिसकी, और अगर इसका लो लेवल होगा हमारे शरीर के अंदर तो यूरिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो कई बार जब आपको यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो हम लोग ADH हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज करवाते हैं। जैसे टी है, कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वो ADH के सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज ANP। ANP जो है वो घटा देते हैं ताकि ज़्यादा यूरिन जो है वो प्रोडक्शन हो। मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। ये ADH के सिक्रेशन को लो करते हैं, टी एंड कॉफ़ी, जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज ANP। ANP को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। ये जो है वो एक वैसो डायलेटर्स होता है और किडनी के ऊपर अपना इफेक्ट शो करता है, और साथ ही साथ जो है ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को जो है उसको भी इफेक्ट करता है या उसको रिड्यूस करता है। जो हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम को, उसको रिड्यूस करने का काम जनरली ये करता है। और ये इस दोनों एक्शंस के द्वारा, यानी किडनी के ऊपर वैसोडाइलेटर इफेक्ट करना और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को रिड्यूस करना, इस तरीके से वे यूरिन का जो यूरिनरी एलिमिनेशन है सॉल्ट और वाटर का,
उसको रिस्टोर करने के काम में आता है और आर्टियल प्रेशर को भी रिस्टोर करता है फॉर द नॉर्मल वन। तो ये काम होता है यूरिन के फंक्शन में इन दोनों हार्मोन्स का। तो ये था हमारा सेक्शन है जहाँ पे आपको शॉर्ट में आंसर करना होता है। हमने सभी आंसर भी बताने की कोशिश की कि आपको लिखना क्या है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो लॉन्ग एक्शन टाइप क्वेश्चन हैं और इसमें जो है हम आंसर नहीं बताएंगे, बट आप जो भी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी आपके क्लास के नोट्स हैं, उनसे आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके कितना आप आंसर लिखना चाहते हैं खुद अपने हिसाब से, उसको आप जरूर पढ़ करके लिखिएगा, छापिएगा मत, मतलब पढ़िए समझिए उसके बाद लिखिए। तो सेक्शन बी हमारा यहाँ पे लार्ज जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं, बड़े वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर करना होता है। जनरली यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, 3 में से कोई भी 2 जो हमें अच्छे से आ रहा है उसे हम सॉल्व करते हैं और उसके लिए हमें 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी होता है। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न हमारा वो है लिस्ट out different parts of digestive system along with their function and various enzymes involved in the performing these functions। कहने का मतलब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है और पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसको शॉर्ट में करते हुए आपको यहाँ पर लिख देना है। सारे ऑर्गन्स बताएंगे आप, जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, जो आपका सब उनका क्या काम है और वो है क्या, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, जो आपका गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, जो आपका जो है HCl है, जो पेप्टिक जो आपका जूस बन रहा है, उन सब में क्या काम है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनके क्या काम है, वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई 1 या 2 ही आपको पेपर में देखने को मिलता है, बट हमने चारों यहाँ पर सभी 5 में लिखा है, जिसमें से आप कोई भी 4 इस क्वेश्चन के हिसाब को सॉल्व करना है। द फर्स्ट वन इज प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड वन इज रोल ऑफ RAS इन द किडनी, नेक्स्ट इज BMR एंड इट्स हाउ टू इट डिटर्मिनेशन, कैसे इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कई बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सी, दैट इज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम आपको बनाना है, अच्छे से आप इसको तैयार किए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन इन डिटेल विद सुटेबल डायग्राम और फ्लो चार्ट बना के या डायग्राम बना के। HAP जब भी हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो 1-2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आंसर कहानी लिखने से अच्छा है कि अगर जहाँ पे डायग्राम आप बना सकते हैं, जहाँ फिगर आप बना सकते हैं, या फ्लो डायग्राम में अगर उसको बना सकते हैं तो वो देने की कोशिश करिए, चार्ट इत्यादि दे करके, क्योंकि इससे आपको आंसर करने में भी आसान होता है और कॉपी चेक करने वाले के लिए भी आसानी होती है, तो वो नंबर्स आपके अच्छे बढ़ जाते हैं। कहानी लिखने की कोशिश करिएगा तो यहाँ पे कई बार चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमें करीब जनरली 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्नों के लिए हमें 7 मार्क्स मिलते हैं। 35 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप इसको डिफाइन करते हुए आंसर कर सकते हैं। सेक्शन सी टोटल 35 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 5 पार्ट को भी करना है, तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डिस्कस देयर फंक्शन एंड एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी थोड़ा सा वो डिस्कस किया, बट उसमें आप और अच्छे से इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी एंड गिव द डिटेल ऑफ फिजियोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड डिस्कस वेरियस फंक्शन ऑफ द लीवर। किडनी और लीवर का काम जो है, किडनी, ब्रेन, लीवर, इन तीनों में से घूम फिर करके 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर पेपर में मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने इन सभी को डालने की कोशिश कर दी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन cerebrospinal fluid and its circulation and describe the structure and function of medulla oblongata। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन ओव्यूलेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और राइट अबाउट द जेनेटिक पैटर्न ऑफ inheritance। Next is describe the hormones of pancreas and their physiological role और write on a note of mechanism of respiration। respiration किस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर, उसके मैकेनिज्म के ऊपर एक नोट दे देना है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन जो है वो दैट इज राइट डाउन द वेरियस हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पेट्यूटरी। ये याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कई बार केवल एंटीरियर पेट्यूटरी का पूछा जाएगा, कई बार केवल पोस्टीरियर पेट्यूटरी का पूछा जा रहा है, बट याद रखना है कि दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा या फिर दोनों पूछा जा रहा है तो 10 नंबर में भी जा सकता है। डिस्कस देयर फंक्शंस एंड वेरियस डिसीजेज एसोसिएटेड विद, कि कम होने से या ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी हो रही है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। नेक्स्ट डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एक ये भी प्रश्न है कि किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रश्न दे सकते हैं। ये प्रश्न तो हमने IPC में भी पिछले साल भी पढ़ा था, ये तो हमने
भी डिस्कस कर रखा है, आईपीसी के प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ HAP। काफ़ी सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर HAP का मॉडल क्वेश्चन पेपर दीजिए। इस क्वेश्चन पेपर में हमने ढेर सारे क्वेश्चन जो डाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कम से कम इन प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना है, और जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने डाल दिए, चारों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, और आप इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि यही पेपर आने वाला है, लेकिन ये पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलने वाले हैं। इसको पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए, इसके एक दिन में 1 या 2 या 3 जितना आप कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उसको उठा करके करिए, पढ़िए, समझिए किताबों से, या अगर हम लोग के पास वीडियोस हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री का तो वीडियो है ऑर्गेनिक का, बाकी HAP का और पैथो का नहीं है, तो उसके लिए तो हम लोग सॉरी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जिनसे पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से लेकर आ रहे हैं, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो उससे आप अपने नोट से उस क्वेश्चन के आंसर को समझ करके, याद करके तब लिखिए, और लिख करके इस सारे क्वेश्चन पेपर को एक साथ आप एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। और फिर इसके बाद जो कुछ चीज़ें बच रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं, आपके टीचर्स ने आपको बताई, वो अगर छूट रही हैं इस क्वेश्चन पेपर्स के अलावा, तो उनको भी आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी कोई प्रश्न है, आपके कोई सजेशंस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए हमारे सौरभ गांगुली दादा आपसे क्या कह रहे हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।